आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे नौकरशाही उपागम, जिसे हम नौकरशाही मॉडल भी कहते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं नौकरशाही की। नौकरशाही को अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलके बना होता है। एक तो शब्द होता है ब्यूरो, दूसरा शब्द होता है क्रेसी। ब्यूरो एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है मेज या डेस्क। दूसरा शब्द होता है क्रेसी, क्रेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सशक्त होना या शासन करना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ होता है डेस्क के द्वारा शासन करना या फिर कार्यालय के द्वारा शासन करना होता है। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर के द्वारा जो नौकरशाही मॉडल है उसके बारे में। तो मैक्स वेबर क्या है, एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप जो आइडियल टाइप है इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया था। बात करें इसके अनुसार नौकरशाही नियुक्त किए गए जो कर्मचारी होते हैं इनका एक प्रशासनिक समूह होता है। नौकरशाही क्या होती है, जो नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक प्रशासनिक समूह होता है। वेबर साहब ये कहते हैं कि यदि किसी संगठन में नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की सभी या कुछ विशेषताएं मौजूद नहीं है, तो कहीं भी आप संगठन में जाते हो तो संगठन में यदि जो आदर्श प्रारूप है नौकरशाही का उसकी सारी विशेषताएं या फिर कुछ विशेषताएं मौजूद नहीं है, तो उस संगठन की आदर्शता की कमी नहीं है भाई, उस संगठन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बल्कि यह ये इस चीज को दिखाता है कि संगठन में उन विशेषताओं का नौकरशाहीकरण अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में होगा जरूर। बात करें मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाहीकरण को 2 मुख्य दृष्टिकोणों में बाँट के रखा है। एक तो हमारे संगठनात्मक ढांचे के रूप में नौकरशाही, एक हमारा वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में नौकरशाही। सबसे पहले हम देखेंगे संगठनात्मक ढांचे के रूप में नौकरशाही की बात। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार नौकरशाही क्या है, एक संगठन के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना। बात करें तो यह क्या है, एक विशिष्ट संरचना और कार्यप्रणाली के साथ काम करती है। दूसरा हमारा भाग आता है या दृष्टिकोण आता है वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में। तो इस दृष्टिकोण में क्या होता है, नौकरशाही को कानूनी शक्तियां प्राप्त होती है। व्यक्ति क्या है, इन कानूनी शक्तियों को देखकर ही इनके आदेशों को स्वीकार करता है। और यह क्या है, वैधानिक तार्किक प्राधिकार पर आधारित होती है, मतलब रीजनल लीगल रैशनल अथॉरिटी पर आधारित होती है। तो हमने मैक्स वेबर के दोनों दृष्टिकोणों के बारे में देख लिया। अभी जस्ट पहले हमने देखा था मैक्स वेबर का जो आदर्श नौकरशाहीकरण की बात की थी। तो मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाहीकरण की कुछ विशेषताएं बताई है। परीक्षा में कई बार इनके बारे में पूछा जाता है, आपको पता होनी चाहिए। तो मैक्स वेबर की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, आदर्श नौकरशाहीकरण की आदर्श नौकरशाही है, इसकी उन्होंने बहुत सारी विशेषता बताई थी। जैसे कार्यों की निरंतरता, मतलब मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का स्वरूप अस्थायी प्रकृति का नहीं होता, मतलब आज है कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर स्थायी रूप से क्या है, शासकीय कार्यों को संचालित करने वाली होनी चाहिए। फिर निश्चित नियम, फिक्स्ड रूल होने चाहिए। ऐसे नहीं आज कोई नियम है कल दूसरा नियम है, तो इनके नियम भी फिक्स होने चाहिए। नौकरशाही में प्रत्येक कार्य निश्चित नियमों और विनियमों के द्वारा संचालित होता है। प्रशासनिक अधिकारी को कुछ आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वे इन अधिकारों का उपयोग एक निश्चित सीमा में रह के ही करें, मतलब फिक्स नियम होने चाहिए सभी के लिए। तीसरे की बात करें विशेषता की, तो सरकारी संसाधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व, मतलब संगठन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के साधन, संसाधन और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। अर्थात जैसे पेंसिल, पेन, स्टेपलर, डेस्क, कुर्सी, लैपटॉप, बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं या उपकरण होते हैं जो हमारे कर्मचारियों को या कार्मिकों को कार्य करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इन पर कार्मिकों का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। संगठन की संपत्ति सरकार की निजी संपत्ति से अलग होती है। बात करें अगला लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज की बात करें तो नौकरशाही का प्रत्येक कार्य और निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए। नौकरशाही का प्रत्येक कार्य या और निर्णय क्या लिखित रूप में होता है। ये लिखित दस्तावेज भविष्य के संदर्भ और हमारे जवाबदेही के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, कि भविष्य में जब उनसे पूछा जाएगा ये कार्य आपने क्यों किया, तो उसका एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। और जवाबदेही के लिए भी क्या लिखित दस्तावेज होने चाहिए। पदानुक्रम की बात करें हायरार्की की, तो प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में क्या पदों की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है। क्या होता है, प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है। प्रत्येक पद के कार्य और उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। क्या होता है, प्रत्येक पद के कार्य और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। उच्चाधिकारी द्वारा आदेश देना और अधीनस्थों के द्वारा उन आदेशों को स्वीकार करना पदानुक्रम का एक मुख्य लक्षण होता है। क्या, जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं इनके द्वारा आदेश देना और अधीनस्थों के द्वारा उन आदेशों को स्वीकार करना क्या होता है, पदानुक्रम का एक मुख्य लक्षण होता है। अगली विशेषता आती है हमारी योग्यता आधारित चयन। तो मैक्स वेबर ने क्या किया था, अगला विशेषता बताई थी योग्यता आधारित चयन की बात करें
तो नौकरशाही में प्रवेश के इच्छुक जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको नियमानुसार योग्यता परीक्षा या फिर भर्ती परीक्षा का सामना करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा नौकरशाही में जो इच्छुक होते हैं अभ्यर्थी कि भई हम नौकरशाहीकरण में आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियमानुसार योग्यता परीक्षा होनी चाहिए या फिर भर्ती प्रक्रिया का सामना उनको करना चाहिए। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और कौशल पर आधारित होनी चाहिए। जो हमारी चयन प्रक्रिया हो उनको भर्ती की, तो यह क्या योग्यता और कौशल पर आधारित होनी चाहिए। फिर निश्चित पारिश्रमिक की बात करें, तो प्रत्येक कार्मिक को अपने पद, योग्यता और अनुभव के आधार पे निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वेतन के अलावा पेंशन और भत्ते जैसी जो अन्य सुविधाएं हैं, वो भी उनको मिलनी चाहिए। अगली विशेषता आती है तटस्थता, ईमानदारी, कार्यकुशलता। बात करें इम्पार्शियलिटी, हॉनेस्टी एंड एफिशिएंसी की बात करें, तो नौकरशाहीकरण में या नौकरशाही में कार्मिक व्यक्तिगत पसंद नापसंद को वरीयता के दिए बिना काम करते हैं। जितने भी कार्मिक होंगे वह उनको व्यक्तिगत रूप से वो कार्य पसंद है या नापसंद है, इस चीज को वरीयता नहीं देगा और वो उन कार्यों को करेगा। तो कार्य कुशलता ईमानदारी के साथ अपने कार्यालय जो दायित्व है उनका निर्वहन करेंगे। फिर औपचारिकता की बात करें, फॉर्मेलिटी की, तो नौकरशाही में कार्यालयों के द्वारा या नौकरशाही में कार्यालयों के द्वारा कार्य संचालन निश्चित प्रक्रियाओं और नियमों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नौकरशाही में क्या होता है, कार्यालयों के द्वारा कार्य संचालन निश्चित प्रक्रियाओं और नियमों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें क्या व्यक्तिगत संबंधों के बजाय औपचारिक नियमों का पालन किया जाता है। अगली विशेषताओं की बात करें, तो अगली विशेषता आती है कार्य विभाजन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। तो संगठन के कार्यों को विशिष्ट भागों में विभाजित किया जाता है। क्या संगठन के जो कार्य होते हैं उनको किस में बांटा जाता है, विशिष्ट भागों में। और प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है, जिससे क्या उसकी दक्षता बढ़ती है। जो विशेषज्ञ लगाया जाएगा, इससे कार्य की दक्षता बढ़ेगी। अब हमने जो विशेषताएं तो देख ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्स वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। आलोचना के रूप में देखें हम तो मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही हालांकि दक्षता और तर्कसंगतता पर आधारित है, लेकिन फिर भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी कई आलोचनाएं की गई है। जैसे एक आता पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम क्या कहता है कि सी नॉर्थकॉट पार्किंसन ने अपने पार्किंसन के नियम में तर्क दिया था कि नौकरशाही में काम का विस्तार होता है। क्या नौकरशाही में काम का विस्तार होता जाता है ताकि उसके भरने के लिए अधिक कर्मचारी की आवश्यकता पड़े। मतलब जब भी काम आता है तो कहते हैं कर्मचारी की कमी है, फिर कर्मचारी को भर्ती होती है, फिर नया काम आता है, फिर कहते हैं कर्मचारी की कमी। हर समय ये कहा जाता है कि कर्मचारियों की कमी है, और ऐसा करते करते नौकरशाही में काम का विस्तार होता ही जाता है और उसे भरने के लिए क्या अधिक से अधिक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती जाती है। इसीलिए हमारी नौकरशाही अब कम से कम 3 से 4 करोड़ तक होती जा रही है। उनका ये कथन था कि नौकरशाही अपने कार्यों में एक निश्चित प्रतिशत, मतलब जैसे 5.75% की बात करें, ऐसे वृद्धि बता करके कार्मिकों की संख्या बढ़ाती रहती है, जबकि वास्तविकता में कार्य की मात्रा में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी बताई जाती है। यह क्या है, कर्मचारियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि और अक्षमता को दिखाता है। फिर आता है एंथोनी डाउन्स का व्यक्तिगत सेवानिष्ठा नियम। क्या एंथोनी डाउन्स का क्या होता है व्यक्तिगत सेवानिष्ठा नियम की बात करें, तो एंथोनी डाउन्स के अनुसार नौकरशाही के सभी पदाधिकारी अपनी नौकरी, वेतन और पदोन्नति आदि को दांव पे लगा के संगठन के प्रति अत्यधिक निष्ठा का परिचय देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि उन्हें कहा जाए कि ये काम नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, यदि ऐसा काम आप ये नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है, ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। जब ऐसी चीजें दांव पे लगी होती है कर्मचारी की, तो वह क्या है, संगठन के प्रति अत्यधिक निष्ठा का परिचय देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए क्या विभागों की आकार में वृद्धि करते रहते हैं, जिससे क्या संगठन की दक्षता प्रभावित होती है। फिर आता हमारा पीटर नियम। ये हमारे 1969 में आता है। कौन सा? पीटर नियम। तो लॉरेंस जी पीटर के द्वारा प्रतिपादित इस नियम या सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही के भीतर कर्मचारी अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होते रहते हैं। क्या? जब तक वो काम प्रमोशन होता रहता है उनका, जब तक वो काम करना बंद ही नहीं कर देते। इसका मतलब ये है कि एक सक्षम कर्मचारी तब तक पदोन्नत होता रहेगा जब तक उस पद पे ना पहुंच जाए जब वह अक्षम साबित हो। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नौकरशाही पदानुक्रम की आड़ में अपनी अक्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। मतलब उसके प्रमोशन 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 इतना प्रमोशन हो जाता है उनका नौकरशाही के अंदर कि धीरे 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 करके जो उसका वास्तविक काम था वह काम करना बंद कर देता है, जो उसका वास्तविक रूप से काम था। ये था हमारा पीटर सिद्धांत। फिर आता कार्लाइल का के अनुसार नौकरशाही की बात करें तो थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उत्पाद कहा था। यह नौकरशाही की जो व्यापकता और नकारात्मक प्रभाव को उनके जो निराशावादी दृष्टिकोण है उसको दिखाता कौन? थॉमस कार्लाइल।
ये कहते हैं महाद्वीपीय उत्पात, उत्पात मचाने का काम कोई और नहीं, नौकरशाही करती है। फिर कार्ल पॉपर की बात करें तो कार्ल पॉपर ने क्या कहा? कार्ल पॉपर के अनुसार नौकरशाही, तो कार्ल पॉपर ने नौकरशाही को लोहे का पिंजरा कहा था। यह क्या है? वेबर के ही अवधारणा पर आधारित है, जिसमें क्या आधुनिक समाज में तर्कसंगतता नियमों के अत्यधिक बोलबाले की वजह से, अभी के समाज में क्या हो रहा है? तर्कसंगतता नियम का बहुत ज्यादा बोलबाला है। इसकी वजह से क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मकता का तो दम ही उठ जाता है। तो थॉमसन के अनुसार नौकरशाही की बात करें तो विक्टर थॉमसन ने नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी के नाम रूप में वर्णित किया है। किसने? विक्टर थॉमसन ने क्या कहा है? नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी, जिसका अर्थ है कि नौकरशाही में कुछ ऐसे रोग संबंधी विशेषताएं जैसे हमारी नियम उन्मुखता, कठोरता, रचनात्मकता में कमी विकसित हो जाती है। मतलब जो हमारे नौकरशाही है, नौकरशाही में नौकरशाहीकरण के फैलने की वजह से क्या होता है? नियम उन्मुखता, कुछ भी बात हो जाए नियम को मानना है हमें। कठोरता आ जाती है कि भैया किसी भी तरह से हम बाईपास नहीं करेंगे इस किसी भी नियम को। रचनात्मकता में कमी, मतलब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। ऐसी चीजें विकसित हो जाती है जो उसकी दक्षता को कम कर सकती है। अब हम देखेंगे विकासशील देशों में मैक्स वेबर का जो मॉडल है इसकी कहां तक जरूरत है, मतलब प्रासंगिकता के बारे में देखेंगे। किन देशों में? विकासशील देशों में। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल जो हमारे औद्योगिक समाजों के लिए विकसित किया गया था, यह हमारे विकासशील देशों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर बहुत सारे सवाल उठाता है। बात करें कैसे? पहली बात आती है राज्य की प्रकृति में अंतर। तो मैक्स वेबर का जो मॉडल है मुख्य रूप से जो नियामकीय राज्य होते हैं, पुलिस स्टेट, इनकी स्थापना के संदर्भ में था। मतलब शुरुआत में जब ये मॉडल दिया गया था तब क्या राज्य को पुलिस स्टेट के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। जब सरकार का मुख्य कार्य क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखना और नियमों को लागू करना। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया है। कैसे? कि वर्तमान में विकासशील देशों में राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करते हैं, जहां क्या उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, गरीबी को कम करना, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना। इसके लिए क्या लचीले, संवेदनशील और नागरिक उन्मुख प्रशासन की आवश्यकता होती है, जो हमारे जो नौकरशाही उपागम में नहीं देखा जाता। फिर पदानुक्रम बनाम लचीलापन। तो वेबर का जो मॉडल है एक कठोर पदानुक्रम आधारित संगठन का समर्थन करता है। वेबर का जो मॉडल है ये क्या करता है? एक कठोर पदानुक्रम आधारित संगठन का समर्थन करता है, जहां पे हमारे शक्ति और नियंत्रण क्या है? शीर्ष पे केंद्रित होते हैं। जहां शक्ति और नियंत्रण क्या है? शीर्ष पे, टॉप पे होते हैं। हालांकि वर्तमान जो विकासशील देश है, तो वर्तमान विकासशील देशों में दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए क्या? दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए पदानुक्रम के जो स्तर है इनको कम करने और संगठनात्मक संरचना को अधिक लचीला बनाने पे बल दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक तो क्या किया जा रहा है ये देख लीजिए, पदानुक्रम के जो स्तर है उसको कम किया जा रहा है। दूसरा हमारे संगठनात्मक संरचना है, इसको और अधिक लचीला बनाने पे जोर ये बल दिया जा रहा है। बात करें में तटस्थता और अनामता बनाम सहयोग, बात करें इसकी, तो वेबर का जो मॉडल है तटस्थता और अनामता जो हमारे इसका समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि अधिकारी व्यक्तिगत भावनाओं और राजनीतिक दबाव के बिना नियमों के अनुसार काम करे। जो अधिकारी है वह उसकी खुद की भावनाएं हैं, साथ ही साथ यदि कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है इसको छोड़ दे और इसके हटा के क्या करे? जो नियम कहते हैं वैसा ही कार्य करे। इसके विपरीत क्या विकासशील देशों में क्या प्रशासन और राजनीतिज्ञ क्या अक्सर मिलकर नीति निर्माण करते हैं, नीतियों को लागू करने का कार्य करते हैं। प्रभावी शासन के लिए भी इन दोनों के बीच समन्वय और सहयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर बात करें जनसंपर्क और जनभागीदारी की उपेक्षा, तो वर्तमान में क्या सरकारी कार्यक्रमों, अभियानों, योजनाओं की सफलता जनसंपर्क और जनसहभागिता इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। वेबर ने अपने मॉडल में क्या इन महत्वपूर्ण विशेषताओं का तो कहीं उल्लेख भी नहीं किया था, जो क्या है आधुनिक हमारे विकासशील देश है इनके प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। इसीलिए हम आसानी से वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है उसको लागू नहीं कर सकते विकासशील देशों में। अगली प्रासंगिकता की बात करते हैं निर्व्यक्तिकता बनाम मूल्य उन्मुखता। तो वेबर के मॉडल में क्या निर्व्यक्तिकता को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, मतलब इम्पार्श पर्सनैलिटी का को खास से स्थान दिया है, जिसका मतलब है कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव से किया जाना चाहिए। कि व्यक्ति कोई भी हो, चाहे राजा हो या रंक हो, सभी के साथ सेम नियम काम लिया जाना चाहिए। हालांकि हमारे विकासशील देशों में प्रशासन में अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वह केवल नियमों का पालन ना करे बल्कि मूल्य उन्मुख होकर कार्य करे, मतलब जिसको जैसी सेवाएं देनी है उसके अनुसार उसको सेवाएं दे। अगर जरूरत हो तो नियमों को थोड़ा हवाला देके जरूरतमंद को सहायता करना जरूरी है, जिसमें हमारे सामाजिक न्याय, समानता और नागरिकों के कल्याण जैसे मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चाहे इससे थोड़े से नियम इधर उधर हो तो वह भी करनी चाहिए, ये हमारे विकासित देशों की जरूरत है। तो इस प्रकार हमने एक लेक्चर के जरिए नौकरशाही मॉडल था हमारे मैक्स वेबर का,
तो आदर्श नौकरशाही मॉडल इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।